हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने प्रोग्राम लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपको लंदन से बड़ी खबरें दूं, जुनैद सफदर के बारे में खबर दूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। नाज़रीन, जैसा कि कल मैंने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था और ये कहा था कि आज मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा कि जुनैद सफदर ने शादी के बाद अपना वीज़ा जो है स्पाउस वीज़ा वो होम ऑफिस में अप्लाई किया, लेकिन हमारे मुसद्दका ज़राए के मुताबिक वो वीज़ा की जो दरख्वास्त है वो ऑब्जेक्शन लग कर वापस आ गई। उस पर क्या ऑब्जेक्शन लगा आज हम अपने प्रोग्राम में ये बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि सितंबर के महीने में और अक्टूबर के आगाज़ में मौलाना फजलुर रहमान पर किस किस्म के दीवानगी के दौरे पड़ते हैं और वो अचानक किस किस्म के बयानात देना शुरू हो जाते हैं। आपको याद दिलाएंगे कि गुज़श्ता साल भी इसी महीने में मरियम सफदर अवान और मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुहिम का आगाज़ किया था और बार बार कहते थे दिसंबर से पहले ही हुकूमत चली जाएगी, और अब फिर सितंबर का महीना आ गया है। इस महीने में किन लोगों को किस किस्म के दौरे पड़ते हैं और आजकल सियासतदानों को किस किस्म के दौरे पड़ रहे हैं, इस पर भी बात होगी। इसके साथ साथ 11 सितंबर को लंदन में होने वाले सहाफ़ती मार्च, जिसका नाम सहाफ़ती आज़ादी मार्च दिया गया है, उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी असल हकीकत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलाना फजलुर रहमान की। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम सफदर, आपको याद होगा गुज़श्ता साल सितंबर में भी इसी किस्म की बातें करते थे कि आने वाले दिसंबर से पहले ही हुकूमत रुखसत हो जाएगी और हुकूमत को घर बेचकर दम देंगे। दिसंबर में जनवरी गुजर गया, नया साल चढ़ गया, फरवरी आ गया, सेनेट के इलेक्शन हो गए, मार्च गुजर गया और उसके बाद भी कुछ ना हुआ। हमारे ख्याल के मुताबिक इस महीने में लोगों को आमतौर पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। जब मौसम तब्दील होता है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ मौसम जाता है और फिर उसके बाद जो ख़ज़ां से पहले वाला एक मौसम आता है, उसमें लोगों को दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। ऐसे लोग जो फरजाने होते हैं, दीवाने होते हैं, वो इस मौसम में बेसरोपा बातें करते हैं, बड़ी बड़ी भड़के लगाते हैं और बड़े बड़े आसमान से तारे तोड़ कर लाने के दावे करते हैं। मुझे तो यूँ लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान को भी इसी सितंबर में को दौरा पड़ता है और मौलवी साहब जो हैं वो ऐसे दावे करना शुरू कर देते हैं कि हुकूमत जाने वाली है और हुकूमत को रुखसत करके ही दम लेंगे। आज उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया है कि पीडीएम में जो मीर जाफ़र और मीर सादक थे वो आसफ अली और जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी थे। जैसा कि हम आमतौर पर ये कहते हैं कि आसफ जरदारी डाकुओं के सरदार हैं और ये भी डाकुओं का एक टोला है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि कुछ दिन पहले तक या कुछ माह पहले तक वो डाकुओं के साथी क्यों बन गए थे और इन डाकुओं के साथ माले गनीमत की तकसीम पर क्या क्या मुआहदे हुए थे उसको भी कौम के सामने लाएं और फिर इन्होंने क्या क्या मुआहदे जो है उनकी खिलाफ वर्जी की और जिसकी बिना पर आप उनको मीर जाफ़र और मीर सादक कह रहे हैं, उन बातों को भी अवाम के सामने और कौम के सामने लाएं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है और ये आपको कौम को ज़रूर बताना चाहिए कि आपने जो इतना बड़ा इत्तेहाद जो चूं चूं का मुरब्बा था, उस चूं चूं के मुरब्बे में आपने मीर जाफ़र मीर सादक को क्यों शामिल किया हुआ था, उसकी क्या वजूहात थी और कौन से ऐसे मकासद हैं कि जिसकी बिना पर और वो जो आपके मकासद पूरे ना हुए तो आज आप आसफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बुरा भला कह रहे हैं। हम तो उस वक्त भी कहते थे, लेकिन उस वक्त ये आपकी आंख का तारा बने हुए थे और डाकुओं के सरदार जो है वो मौलाना फजलुर रहमान आप खुद बने हुए थे। और उस सरदारी में आपने तो एक दफ़ा ऐसा भी कर लिया
کہ آپ کو طاقت کا ایسا نشہ چڑھا کہ آپ نے اپنی خود ساختہ فوج سے مارچ پاسٹ کروا کر گارڈ آف آنر بھی حاصل کر لیا، اور گارڈ آف آنر حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی خواہشات پوری نہیں ہوئی تو ایک کھسیانے ملا کی طرح آپ اب کھمبا نوچ رہے ہیں۔ ہم نے بلی کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ بلی تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ اتنے موٹے اور تازہ جو ہے وہ موٹے تازے جو ہے سیاستدان ہیں کہ جو قوم کا مال لوٹ کر بلکہ کروڑوں روپے کی لسی ڈکار مار کر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں میر جعفر اور میر صادق آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو تھے۔ یہ وہی آصف علی زرداری ہیں جن کو مریم صفدروان نے، جن کی آج کل آپ نے پوجا کا آغاز کیا ہوا ہے، اپنے باپ کا درجہ دیا تھا، لیکن پھر جب انہوں نے ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی جو ان کو ناگوار گزری تو یہ بھی پیپلز پارٹی سے کنارہ کش ہوگی۔ آج کیا چونچو کا مربع آپ نیا بنانے جا رہے ہیں اور کون کون اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، آپ قوم کو بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی کس بات پر آپ نے بیعت کی ہے، اور مریم صفدروان کے ہاتھ پر جو آپ کی بیعت ہے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ وہی بیعت ہے جو ہمیشہ سے ایسے جو بدکردار لوگ ہیں ان کے ہاتھ پر وقت کے ملا جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں، اور آج آپ بھی یہی ثابت کر رہے ہیں کہ اب آپ نے مسلم لیگ نون کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ آپ کی اس بیعت کے پیچھے کیا راز ہے، مولانا فضل الرحمان آپ کو بتانا پڑے گا، ورنہ پھر قوم آپ سے دوبارہ سے لسی کروڑوں روپے کی جو آپ نے پی تھی اس کا حساب مانگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اور آپ کو کیوں مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے اس کی وجوہات بھی آپ کو بتانا ہوگی، قوم کے سامنے لانا ہوگی کہ آپ آخر لسی اور ڈیزل کے مرکب کیوں ہیں، اور لسی اور ڈیزل ایک سفید رنگ کا لیکوڈ اور ایک کالے رنگ کا لیکوڈ پی کر آپ کی صحت پر آج کل کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آج آپ کو ایک ایسی خبر سے آگاہ کریں گے جس کا تعلق 22 اگست کو ہونے والی شادی سے ہے، جو لندن میں نہایت دھوم دھام سے منائی گئی اور لاکھوں پاؤنڈ اس پر خرچ کیے گئے۔ اس شادی کے نتیجے میں جو اس کا مقصد تھا وہ ویزا حاصل کرنا تھا، اور جب اس سلسلے میں سپاؤس ویزا اپلائی کیا گیا تو ہمارے ذرائع کے مطابق ایک ہی ہفتے میں ہوم آفس نے وہ درخواست رد کر کے ان کے دروازے پر دے ماری، اور ان کو یہ آبجیکشن لگائے جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں، اور مصدقہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان میں ایک بڑا آبجیکشن یہ ہے کہ جنید صفدر تو کوئی کام ہی نہیں کرتا، وہ اسٹوڈنٹ تھا، ویزا ایکسپائر ہے اس کا، اور وہ آج کل کس ویزے پر رہ رہا ہے۔ ہوم آفس نے سوال ان سے پوچھا ہے، اعتراض لگایا ہے، ان کی آمدن کے بارے میں پوچھا ہے، اور پھر نئی نویلی دلہن کی آمدن کے بارے میں پوچھا ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر یو کے میں سپاؤس ویزا اپلائی کرنے کے لیے ایک آمدن کا ایک تھریش ہولڈ ہے جو تقریباً 18,000 پاؤنڈ کے قریب بنتا ہے، 16.5 سے 18,500 پاؤنڈ کے قریب اس شخص کی آمدن ہونی چاہیے جو اپنے سپاؤس کو، مرد یا خاتون، یو کے میں سیٹل کرنا چاہتا ہے۔ اس بنا پر بھی ہوم آفس نے اس درخواست پر اعتراض لگا دیا ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی دونوں اپنی آمدن کے ذرائع بتائیں، اور یہ بتائیں کہ آپ کی آمدن کیا ہے، اور کیا آپ سپاؤس ویزا کو حاصل کرنے کے لیے جو تھریش ہولڈ ہے اس آمدن پر پورا اترتے ہیں۔ یہ تو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جنید صفدر جو کہ لاکھوں پاؤنڈز خرچ ہونے والی کھیل کھیلتے ہیں، یعنی پولو کھیلتے ہیں، اور ان کے والد کے بقول وہ کوئی کرکٹ کے کپتان نہیں ہیں، وہ پولو کے کپتان ہیں، امیر ترین کھیل کے کپتان ہیں، لیکن ان کی آمدن کوئی نہیں ہے۔ مجھے یہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شریف خاندان ہمیشہ اپنی منی ٹریل بتانے سے کیوں گریزا رہتا ہے، رسیدیں دکھانے سے کیوں اجتناب کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایون فیلڈ کے ریفرنس میں بھی یہ ہمیشہ سے رسیدیں دکھانے سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اور اب جب کہ 23 ستمبر کو اس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوبارہ سماعت جو ہے وہ وکیل کے نہ ہونے کی بنا پر ملتوی کر کے دوبارہ سے 23 ستمبر کو سماعت مقرر کی گئی ہے، تو مریم نواز جو ہیں اور مریم صفدروان، ایک جگہ ان کا نام مریم نواز لکھا ہوتا ہے، دوسری جگہ مریم صفدروان لکھا ہوتا ہے، انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ کوئی ایسی نئی سی ڈی، ایسی کوئی نئی ویڈیو ہار روڈ لاہور پہ، جو ان کا جو کارخانہ ہے جہاں پر ایسی ویڈیوز بنتی ہیں اور ایسی ہی جو ہے سی ڈیز بنتی ہیں جو واہیات ہوتی ہیں، اور وہ اس کو ان کی دھمکی ہے
کہ मैं 23 सितंबर को एक ऐसा इंकशाफ करूंगी कि वो वीडियो जो है वो मुझे तो यूँ लगता है कि अपने बेटे और बहू की शादी की वीडियो ना कहीं रिलीज़ कर दें, जो कि पहले ही मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। और उनका बेटा जिस तरह से खूबसूरत डांस करता है, वो वीडियो देखकर शायद वो ये ना चाहती हूँ कि कोई मुकदमे पे उनके हक में फ़ैसला आ जाए। हमने आपको बताया कि आज जुनैद सफदर कल जो गुजर चुकी है, यानी जुमेरात बुध के दिन जुनैद सफदर की होम ऑफिस ने स्पाउस वीज़े की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस। और ये भी आपको बताते चले जाएं कि हमारे ज़रा ये भी बता रहे हैं कि एक एतराज़ उन्होंने ये भी लगाया है कि शादी तो हो गई है, निकाह भी हो गया है, लेकिन बरतानवी कानून के मुताबिक उसको सिविल रजिस्टर के तौर पर रजिस्टर नहीं कराया गया अभी तक। मुतलका कौंसल में, जो कि जिसको हम पाकिस्तान में निकाह रजिस्टर ऑफिस भी कहते हैं आमतौर पे, यहाँ पर वो मुतलका कौंसल में उस शादी को रजिस्टर कराना भी ज़रूरी होता है। चूँकि अभी तक ये शादी वहाँ रजिस्टर नहीं करवाई गई, इसलिए ये एतराज़ भी लग कर आ गया है कि स्पाउस वीज़े में आप अपनी आमदन के ज़राए बताएं और साथ में आप ये बताएं कि ये जो शादी है उसको आपने अभी तक रजिस्टर क्यों नहीं कराया। आपको हमने कल एक और भी खबर दी थी जो कि शहबाज गिल के हवाले से थी कि मियां नवाज शरीफ के साहबजादों के खिलाफ टैक्स डिपार्टमेंट ने, हमने उसको इनलैंड रेवेन्यू मुहावरतन कहा क्योंकि उसका वो पूरा पुराना नाम था। कई नाजरीन ये कहते हुए हम पर इतराज़ लगाते रहे कि उसका नाम HMRC है। हमें मालूम है कि उसका नाम HMRC है, लेकिन चूंकि आप कभी बरतानिया को भी तो वलायत कह देते हैं, इसलिए हमने उस नाम से उसको पुकारा जो उसका पहला नाम था, इनलैंड रेवेन्यू। बात तो ये थी कि समझाना चाहते थे कि इनलैंड रेवेन्यू ने इन दोनों भाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ किया है, जो कि शहबाज गिल बता रहे हैं और उनकी खबर गलत नहीं होती। इसके साथ साथ हमने आज आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मरियम सफदर अवान और मियां नवाज शरीफ आइंदा का क्या मंसूबा बना रहे हैं। हमारे ज़राए ये बताते हैं, बल्कि आज पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा, जिनको हम आम तौर पर अम्मी वाला कहते हैं, चूँकि उनकी सारी जायदादें उन्होंने अपनी अम्मी के नाम पर बना रखी हैं, और वो जवेद लतीफ़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर मरियम सफदर अवान को कुछ नुकसान पहुँचा तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। मुसद्दका गद्दार ने आज एक और बात कर दी, और वो क्यों की और कहाँ से ये बात फीड हुई है कि वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए तैयार बैठे हैं। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं, लेकिन हम आपको एक अहम खबर देंगे आने वाले दिनों में कि वो पाकिस्तान के किस दुश्मन मुल्क के सफारतकारों से मुलाकात करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले जाएं कि कुछ ऐसे सहाफ़ी दोस्त जिनके बारे में मशहूर है कि वो आमतौर पर ये कहते हैं मुझे क्यों निकाला, वो भी उनके ड्राइंग रूम में दाखिल होने के लिए बेताब हैं, और आने वाले दिनों में उनकी भी एक मुलाकात मियां नवाज शरीफ से स्केड्यूल होने वाली है। इसके साथ साथ हमने आपको कहा था कि हम आपको आज़ादी सहाफ़त मार्च जो लंदन में हो रहा है 11 सितंबर को, उसके बारे में मुख्तसरन बताएंगे। एक तो वो 11 सितंबर को हो रहा है जब कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात है, और दूसरा हमें ये नहीं समझ आ रही, इस पर एक मुकम्मल प्रोग्राम करने की ज़रूरत है कि आखिरकार ये सहाफ़ी जो लंदन में ना तो तनख्वाहें लेते हैं ना ही तनख्वाहें देते हैं, और अगर ये समझते हैं कि ये फेक न्यूज़ लगाते हैं, तो फिर इनको क्या फ़िक्र है कि ये जो आने वाला जो कि बिल की, मैंने जब मुख्तलिफ दोस्तों से बात की तो उनको ये पता नहीं था। वो सहाफ़ती मार्च में उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये बिल है क्या मसवदा है, क्या बात हो रही है। किसी ने इनमें से एक भी शख्स ने, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिन लोगों की इस मार्च के सिलसिले तस्वीरें छाई हुई हैं वो मुझे चैलेंज के साथ बताएं कि इस बिल को उन्होंने पढ़ा है, अपनी आंखों से देखा है, या ऐसा कोई मसवदा उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, या उनके किसी अरबपति जर्नलिस्ट जो कि अफजल भट्ट जिनका नाम है, उनमें से किसी ने देखा हो। और आमतौर पे वो एक चैरिटी तंजीम के टिकट पर बरतानिया आया करते हैं और मौजें किया करते हैं। तो ये अरबपति सहाफ़ी जो सहाफ़ती मार्च कर रहे हैं, अपने सहाफ़ती दोस्तों पर मुश्किलात के वक्त नहीं बोलते, बल्कि उनको सहाफ़ी नहीं गर्दानते, और अगर उनकी तनख्वाहें बंद हो जाए कोई बात नहीं करते, कोई उनकी तनख्वाह खा जाए बात नहीं करते। हत्ता के जंग और जियो ग्रुप ने एक ऐसी खातून को जब नौकरी से निकाला जबकि वो हामला थी, उनको चूँकि 3 माह की तनख्वाह के साथ छुट्टी देना पड़नी थी, इसलिए उन्होंने निकाल दिया, तब भी ये नहीं बोले। तो किस बात का सहाफ़ती मार्च कर रहे हैं, आज़ादी सहाफ़त मार्च।
یہ کس سیاسی جماعت کے ایما پر یہ کر رہے ہیں، یہ میں آپ کو اپنے اگلے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ کون ان کے اوپر پیسے لگا رہا ہے؟ اس وقت میں جب پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے افغانیوں نے مظاہرہ کیا، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، اور اسی طرح کے مظاہرہ یہ اب پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کون ہے اور ان کے بارے میں اپنے ان کے دوست صحافی کیا کہتے ہیں، اس وجہ میں آپ کو ایک پروگرام میں ایک آڈیو بھی سنواؤں گا جس میں ایک ان کا دوست صحافی ان کے بارے میں خوب اچھی باتیں کر رہا ہے، اور وہ خوب اچھی باتیں بھی آپ کو سنواؤں گا۔ اور لندن کے وہ صحافی جو سیاسی جماعتوں سے مورگیج لیتے ہیں اور ان کے عہدیداروں کی جو اس پہ مورگیج پہ جو ان کے مکانات ہیں، وہ کس کے ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آپ کے آنے والے پروگراموں میں بتاؤں گا۔ اپنے میزبان امداد حسین شہزاد کو اجازت دیجیے اسی نعرے کے ساتھ جو روز لگایا کرتا ہوں، پاکستانی ہوں، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔